नमस्कार दोस्तों, मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत की सर्वोच्च न्यायालय किस तरह काम करती है, कौन से आर्टिकल इससे रिलेटेड हैं। तो बहुत कुछ है जानने को। निकल पड़ते हैं आज के सफ़र पर। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन का बटन होता है, उसको प्रेस ज़रूर करें। दोस्तों, पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत के संविधान के आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मतलब भारत की सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जिक्र किया गया है। इस वीडियो में हम आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 130 के बारे में जानेंगे। उसके बाद आने वाले 2-3 वीडियो में हम इसको पूरी तरह कवर करेंगे। मैं चाहता तो इसको एक वीडियो में पूरा का पूरा कवर कर लेता, मगर वो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती, इसीलिए मैंने इसको पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 124 के बारे में। तो आर्टिकल 124 कहता है दैट एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत की जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका बनना आर्टिकल 124 में मेंशन है। अब दोस्तों, आर्टिकल 124 के भी कई सारे आपके सब सेक्शन हैं। पहले बात करते हैं आर्टिकल 124 सब सेक्शन 1 के बारे में। इसमें मेंशन गया है देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ prescribe a larger number of not more than 7 other judges। तो दोस्तों, आर्टिकल 124 सब सेक्शन 1 में ये मेंशन गए हैं कि दैट देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दैट कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होगी जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, मतलब कि सबसे सीनियर जज, ठीक है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहलाएगा। भारत का मुख्य न्यायाधीश जो इस वक्त श्री अरविंद बोबडे हैं। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आज़ाद भारत का पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन था। तो आर्टिकल 124 सब सेक्शन 1 में ये लिखा है कि दैट भारत में एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होगी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसमें सर्वे सर्वा होगा, सबसे हायरार्कियल पोजीशन पर होगा। एंड अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ प्रेस्क्राइब अ लार्जर नंबर ऑफ नॉट मोर देन 7 अदर जजेस। एंड कितने नंबर ऑफ जज सुप्रीम कोर्ट में होंगे ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। और याद रखिएगा, इस वक्त टोटल 33 जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलाकर। तो कितने नंबर ऑफ जजेस होंगे ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्कलोड एंड अकॉर्डिंग टू नीड। ये हो सकता है कि कल को और बढ़े, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे देश में न्यायालय व्यवस्था कितनी ज़्यादा ओवरबर्डन है। अगला है दोस्तों 124 सबसेक्शन 2 में कि एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील एंड शैल होल्ड ऑफिस अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65 ईयर। कि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जज होंगे प्लस जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा उसकी नियुक्ति कौन करता है? हमारे देश का राष्ट्रपति अंडर हिज हैंड एंड सील। एंड 65 साल की उम्र तक सुप्रीम कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नौकरी होती है। 65 साल के बाद उन्हें रिटायरमेंट लेनी पड़ती है। और दोस्तों, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज अदर देन चीफ जस्टिस द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शैल ऑलवेज बी कंसल्टेड। कि जैसा कि मैंने बताया कि टोटल 33 जज हैं, उसमें सबसे सीनियर जज कौन होता है? हमारे देश का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? हमारे देश का राष्ट्रपति। और इसके अलावा जो 32 सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे उनको नियुक्त करने से पहले हमारे देश का राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ कंसल्ट ज़रूर करेगा। ये आर्टिकल 124 सबसेक्शन 2 में मेंशन है। अगला है दोस्तों, अ जज में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस। और अगर
जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को रिज़ाइन करना है तो वो अपना रेजिग्नेशन भारत के राष्ट्रपति को ही सबमिट करेगा। उसके बाद दोस्तों आता है आर्टिकल 124 सबसेक्शन 3। उसमें बताया गया है कि अगर किसी इंसान को सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है। पहला, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसके पास भारत के किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल, कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए जज के तौर पर, या तो कोर्ट इन सक्सेशन में, मतलब कि 2 या 2 से ज़्यादा हाई कोर्ट में उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए काम करने का। या दोस्तों तीसरी कंडीशन ये है कि किसी भी हाई कोर्ट में उसके पास 10 साल से ज़्यादा वकालत का एक्सपीरियंस हो, या फिर वही 2 या 2 से ज़्यादा कोर्ट में उसके पास वकालत का एक्सपीरियंस रहा हो। एंड फोर्थ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट वो प्रेसिडेंट की नज़र में एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो। ठीक है, हर जज प्रेसिडेंट की नज़र में डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट नहीं होता है, नाम रेकमेंड किया जाता है। अब तो कोलेजियम बैठती है प्रॉपर, क्योंकि इसको लेकर भारत में बहुत सारा बवाल उठा है कि दैट जुडिशरी में एग्जीक्यूटिव का किसी भी तरह का रोल नहीं होना चाहिए। तो एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी को अलग अलग रखने के लिए अब कोलेजियम सिस्टम आती है, जिसके ऊपर मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो आर्टिकल 124 सबसेक्शन 3 कहती है कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए किस किस क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है। अगला है दोस्तों आर्टिकल 124 सबसेक्शन 4, a judge of the Supreme Court shall not be removed from his office except by an order of the President passed after an address by each House of Parliament supported by a majority of the total membership of that House and by a majority of not less than 2/3 of the members of that House present, and voting has been presented to the President in the same session for such removal on the ground of proved misbehavior or incapacity। कि अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को हटाना है तो ये काम इतना आसान नहीं है। इसको क्वासी जुडिशियल प्रोसेस कहते हैं कि सबसे पहले हमारे देश की पार्लियामेंट में इसका रिजोल्यूशन पास होगा। और वो रिजोल्यूशन कैसे पास होगा कि पहली चीज़ तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। पहली बात तो ये समझिए कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर होता क्या है। प्रूव्ड मिसबिहेवियर का ये मतलब ये नहीं है कि दैट वो किसी के साथ मिसबिहेव कर दिया। प्रूव्ड मिसबिहेवियर का मतलब ये होता है कि उसने संवैधानिक तरीके से काम नहीं किया, या इनकैपेसिटी के तौर पर कह सकते हैं कि वो अनसाउंड माइंड का हो गया या वो बीमार पड़ गया। ठीक है, किसी भी तरह की असमर्थता अगर उसके अंदर आ जाती है तो उसको हटाने के लिए आपको सबसे पहले दोनों पार्लियामेंट के हाउसेस में रिजोल्यूशन पास कराने पड़ते हैं। और वो रिजोल्यूशन कैसे पास होंगे? दोनों हाउसेस की टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी प्लस जितने लोग प्रेजेंट हैं उस दिन 2/3 मेंबर आपके फेवर में वोटिंग करें। एंड पॉइंट नंबर 3 कि ये सारा का सारा जो काम होगा ना वो एक सेशन में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोकसभा में मॉनसून सेशन में आपने पास करा दिया रिजोल्यूशन, उसके बाद आपने इंतज़ार किया अगले सेशन का। नहीं, राज्यसभा में पास कराने के लिए आपको एक ही सेशन में लोकसभा राज्यसभा से पास कराते हुए प्रेसिडेंट के पास देना है। प्रेसिडेंट के पास फाइनल अप्रूवल जब पहुंचेगा, प्रेसिडेंट देखेगा और प्रेसिडेंट का काम क्या होगा? अप्रूव कर देना कि इस जज को हटाया जाता है। वैसे यूजुअली अभी तक भारत में ऐसा कोई भी जज नहीं हुआ जिसको प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी की वजह से हटाया गया हो। हाँ, एक बार रिजोल्यूशन रखा गया था पार्लियामेंट में मगर वो पास नहीं हो पाया। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए उस जज का नाम जिसको हटाने के लिए पार्लियामेंट में रिजोल्यूशन इनिशिएट किया गया था। अगला है दोस्तों आर्टिकल 124 पार्ट 5 सबसेक्शन 5, पार्लियामेंट में बाय लॉ रेगुलेट द प्रोसीजर फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ एन एड्रेस एंड फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड प्रूफ ऑफ द मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी ऑफ अ जज अंडर क्लॉज 4। कि दोस्तों अभी तो मैंने बताया कि जज को हटाने के लिए क्या क्या
मतलब तरीके क्या होते हैं, लेकिन प्रोसीजर क्या क्या होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर जज ने मिसबिहेव किया है, अगर जज इनकेपेबल है, उसका प्रूफ क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें, सारा का सारा प्रोसीजर, इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर, ये 124 सबसेक्शन 5 में मेंशन है पार्लियामेंट के द्वारा। अगला है दोस्तों 124 सबसेक्शन 6 में कहा गया है, एवरी पर्सन अपॉइंटेड टू बी अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट shall before he enter upon his office make and subscribe before the president or some person appointed in that behalf by him an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the third schedule। याद रखिएगा दोस्तों, ओथ एंड द एफर्मेशन, ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, ये लोग जो बड़े बड़े हायरार्कियल पोजीशन पर होते हैं, इनको शपथ दिलाई जाती है थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। तो जब भी कोई जज सुप्रीम कोर्ट में एंटर करेगा तो सबसे पहले वो शपथ लेगा। उसको शपथ कौन दिलाता है? हमारे देश का राष्ट्रपति। और अगर राष्ट्रपति प्रेजेंट नहीं है तो अपने बिहाफ में वो किसी को ये काम सौंप सकता है। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 124 सब सेक्शन 6 में ये बात मेंशन है, ओथ एंड द एफर्मेशन ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगला है दोस्तों आर्टिकल 124 सब सेक्शन 7, नो पर्सन who has held office as a judge of the Supreme Court shall plead or act in any court or before any authority within the territory of India। याद रखिएगा कि अगर कोई जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आपका एज अ जज के तौर पर नियुक्त है तो फिर वो भारत की किसी भी कोर्ट में या किसी भी अथॉरिटी के सामने प्लीड नहीं कर सकता। आफ्टर रिटायरमेंट के बाद वो भारत के किसी भी कोर्ट में किसी भी अथॉरिटी के सामने प्लीड नहीं कर सकता। खत्म तो मतलब खत्म। अब अगला है दोस्तों आर्टिकल 125 सैलरी एक्सेट्रा ऑफ जजेस, जिसमें सबसेक्शन पार्ट 1 में कहा गया है कि दैट इन्हें जो सैलरी मिलती है इनकी सैलरी कौन डिसाइड करता है? हमारे देश का पार्लियामेंट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इस वक्त हमारे चीफ जस्टिस की सैलरी 2,80,000 रुपये है और सुप्रीम कोर्ट के रिमेनिंग जजेस की सैलरी 2,50,000 रुपये है। ये पे कमीशन जब आता रहता है तो इनकी सैलरी बढ़ती रहती है, तो ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है। ठीक है, और सेकंड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है इनकी सैलरीज के बारे में। जैसे थर्ड शेड्यूल में ओथ एंड द एफर्मेशन गए, शेड्यूल सेकंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी सैलरी वगैरह के बारे में मेंशन गए। एंड 125 सब सेक्शन 2 में ये बात साफ साफ कही गई है कि दैट every judge shall be entitled to such privileges and allowances and to such right in respect of leave of absence and pension as may from time to time be determined by or under law made by the parliament and until so determined to such privileges, allowances and the right as are specified in the second schedule। कि जितने भी आपके जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनकी सैलरी, उनके प्रिविलेजेस, उनके अलाउंसेस, उनके राइट्स, ये समय समय में बदलते रहते हैं। नया नया पे कमीशन आता है तो इनकी सैलरीज वगैरह, इनके पेंशन वगैरह आपके बढ़ते रहते हैं। ये सब कुछ पार्लियामेंट का अधिकार है। पार्लियामेंट डिसाइड करती है कितनी सैलरी देनी है, कितना पेंशन देना है, क्या प्रिविलेज देना है, क्या अलाउंसेस देना है। ये सब पार्लियामेंट समय टू समय डिसाइड करती रहती है और उसको बदलती रहती है। अगला है दोस्तों आर्टिकल 126 अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस की अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश मान लीजिए किसी भी कारण एब्सेंट है या मान लीजिए बीमार पड़ गया, वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो प्रेसिडेंट के अप्रूवल से आपका किसी एक द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस शैल बी परफॉर्म बाय
सच वन ऑफ द अदर जज ऑफ द कोर्ट। तो यूजुअली क्या होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नीचे जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज होता है उसको कुछ दिनों के लिए, जब तक कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाते, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए पूरी तरह फिट नहीं हो जाते, तब तक सेकंड सीनियर मोस्ट जज को प्रेसिडेंट के अप्रूवल पे भारत के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर काम करना होता है, एक्टिंग के तौर पे काम करना होता है, परमानेंट नहीं, एक्टिंग। आर्टिकल 127 होती है दोस्तों एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट। एडहॉक जजेस क्या होते हैं दोस्तों? टेम्पररी जज। आर्टिकल 127 सब सेक्शन 1 में दोस्तों ये मेंशन गया है कि अगर किसी भी कोर्ट के सेशन को कंटिन्यू करने के लिए कोरम, मतलब मिनिमम जजेस की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट से मंजूरी लेने के बाद किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से यह विनती कर सकता है या राइटिंग में लिख कर कह सकता है कि आप सुप्रीम कोर्ट की सेशन को अटेंड कीजिए ताकि जो कोरम है वो पूरा किया जा सके और काम आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, और वो डिसाइड रहता है कि दैट इतने समय तक, इतने पीरियड तक आप इस सेशन को अटेंड करते रहिए ताकि कोरम पूरा हो जाए और काम आगे बढ़ता रहे। हाँ, इसीलिए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को चुना जाता है, क्योंकि हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है। ठीक है, और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त करता है, लेकिन प्रेसिडेंट से पहले कंसेंट लेना जरूरी है। और सब सेक्शन 2 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 127 सब सेक्शन 2 कि दैट it shall be the duty of the judge who has been so designated in priority to other duties of his office to attend the sitting of the Supreme Court at the time and for the period for which his attendance is required, and while so attending he shall have all the jurisdiction powers, privileges and shall discharge the duty of the judge of the Supreme Court। और याद रखिएगा दोस्तों, जो भी जज एडहॉक जज के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होगा उसके पास सुप्रीम कोर्ट के जज की तहत पावर, प्रिविलेज, जुरिसडिक्शन सब कुछ दी जाएगी। मतलब कि वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर काम करेगा, सारा अधिकार, सारा पावर, सारा प्रिविलेज सब कुछ दिया जाएगा। लेकिन ये एडहॉक होता है, एक पर्टिकुलर पीरियड तक ही इनकी नियुक्ति होती है कोरम पूरा करने के लिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ जज टू कंटिन्यू द सेशन ऑफ द कोर्ट। अगला है दोस्तों आर्टिकल 128 अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मतलब दोस्तों आपने को देखा होगा कि अक्सर बहुत सारे कमीशन बनते हैं, उस कमीशन में नियुक्ति की जाती है, उस कमीशन में नियुक्ति की जाती है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों की। ठीक है, आपने बहुत सारे कमीशन देखे होंगे, इंडिया में बैक टू बैक कई सारे कमीशन बनते रहते हैं। कभी किसी पर्टिकुलर चाइल्ड पॉर्न केस के लिए कोई कमीशन बन गई, या मान लीजिए किसी पर्टिकुलर केस के लिए कमीशन बन गई। ठीक है, बहुत सारे ऐसे आप लोक अदालत हो गए, लोकायुक्त हो गए, वहाँ पर आपके रिटायर्ड जजेस की ज़रूरत पड़ती है, उनके एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है। तो आर्टिकल 128 के तहत अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट द सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 129 दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड आर्टिकल 30 कहता है सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट जो कि दिल्ली में है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अप्रूव इन सच अदर एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में विद अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम अपॉइंट। मतलब उसकी बेंच कहीं और भी बैठ सकती है, मगर उसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी पड़ती है। परमानेंट ऑफिस आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कहाँ पर है? दिल्ली में है। तो दोस्तों ये आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 130 का सफ़र था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर सबमिट कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने की। विश यू अ वेरी गुड लक एंड कंटिन्यू करेंगे सेकंड वीडियो में आर्टिकल 130 के आगे। टेक केयर, गुड बाय, शबा खैर।